नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज द बुक सोसाइटी के माध्यम से एक और किताब की श्रृंखला हम शुरू करेंगे, जहां किताब का जो कोड होगा वो होगा बीपीएससी 114। किताब का नाम होगा भारतीय राजनीतिक चिंतन। टोटल इस किताब के 12 चैप्टर होने वाले हैं, जो कि 5 यूनिट में बँटे हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा राजा राममोहन राय के विचारों के बारे में, पंडिता रमाबाई के विचारों के बारे में, स्वामी जी विवेकानंद यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, एम एन रॉय, मोहम्मद इकबाल, वी डी सावरकर। ऐसे बड़े बड़े विचारकों के विचार पढ़ेंगे आप, जो आज भी हिंदुस्तान में प्रेरणा के स्रोत कहे जाते हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति और मुख्य विशेषताएं, इस चैप्टर में यह बताया जाएगा कि इन विचारकों को अपने विचारों को प्रदर्शित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि रातों रात तो ये विचार इनके मस्तिष्क में नहीं उपजे होंगे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से इन विचारकों ने इन विचारों का उदय किया। तो देखिए, इस किताब को पढ़ने से पहले आप एक बात ज़रूर ध्यान दे लेना। विचार ना अचानक से उत्पत्ति नहीं होती विचारों की। विचारों की उत्पत्ति होती है सामाजिक परिस्थितियों की वजह से। तो जब भी हम किसी राइटर को पढ़ते हैं तो ये बात भी हमें ध्यान दे लेनी चाहिए कि उसके आसपास की जो सामाजिक पर्यावरण था वो किस टाइप का था। उस समय की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, सिचुएशंस कैसी थी, क्योंकि जो व्यक्ति जिन सिचुएशंस को फेस करता है वो उन्हीं के बारे में लिखता है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले इस चैप्टर की एक प्रस्तावना आती है, और प्रस्तावना हमें यही बताती है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं वाला क्षेत्र सदैव रहा है। और ऐसे में भारत में बहुत सारी ऐसी अंधविश्वासी परंपराएं भी रही हैं जिसने समाज को हमेशा हाशिए की ओर ढकेला है। चाहे वो हिंदू समाज की प्रथाओं की बात की जाए, सती प्रथा, बाल विवाह की, जाति प्रथा की, इसके साथ साथ अन्य धर्मों की बात की जाए तो वहाँ पर भी कट्टरता, अंधविश्वास का जो बोलबाला रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों की वजह से ही ब्रिटिश ने हम पर क्या करा, शासन किया। ऐसे में जब ब्रिटिश शासन होगा, तो जब ब्रिटिश शासन होगा तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, शिक्षा की एक क्रांति आएगी। और जब ये लोग पश्चिम से शिक्षा प्राप्त कर कर आएंगे तो ये देखेंगे कि जहाँ पश्चिम में स्वतंत्रता की हवा में सब लोग सांस ले रहे हैं, तो वहीं भारत में गुलामी की बंद कोठरी में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इन लोगों ने भारत के लोगों को ये देखा कि आखिर भारत के लोग गुलामी की जंजीरों में क्यों कैद हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय लोग ना अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। भारतीयों में जागरूकता नहीं है, भारतीयों ने दुनिया नहीं देखी है, भारतीयों में नेतृत्व की कमी है। इसलिए हमें आज़ादी दिलाने से पहले समाज में सुधार करना पड़ेगा। और ये सारी परिस्थितियाँ थीं। इन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ये राजनीतिक विचारक, जो कि नए नए शिक्षित वर्ग से होकर आएंगे और भारत में ये अपना योगदान देंगे। चाहते तो ये लोग भी आराम से ना सरकारी नौकरी करके मौज मार सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल वर्क का रास्ता चुना, और जिसके परिणाम था आज हम इनके विचारों को जानेंगे। और भारत की जो प्रगति है, क्या उसमें इनके विचारों का योगदान है, इसका निर्णय हम 12वें चैप्टर के बाद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये प्रस्तावना हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रही है। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि फिर भी मैंने एक छोटी सी स्पीच जो अभी दी है, इसमें ये पैराग्राफ भी मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी किताब में क्या लिखा है हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए अगर बात की जाए, यानी कि ब्रिटिश शासन जब भारत में आ रहा है तो उसे किसी ने चुनौती दी ही नहीं। हालांकि हम सभी को पता है, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ी हो, कि भारत में केवल ब्रिटिश ही नहीं आए थे शासन करने के लिए, पुर्तगाली भी आए थे, डचेस भी आए थे, लेकिन फ्रांसीसी भी आए थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसने अपने सारे के सारे प्रतिद्वंदियों को खदेड़ दिया था। और भारत के राजाओं का भी इन्हें समर्थन मिला था। जो थोड़ी मोटी छोटी मोटी सी जो चुनौतियां आई थी उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। कुल मिलाकर 1764 के बाद ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से भारत में छा चुका था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इन युद्धों के बाद पूरी तरीके से जो भारतीय सत्ता है वो ब्रिटिश के हाथ लग चुकी थी। जो छोटी छोटी रियासतें थी उन्हें भी 1857 तक अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो जब भारत को उपनिवेश बना रहा था ब्रिटेन, तो उसके अस्तित्व को कोई गंभीर चुनौती आई ही नहीं। ऐसे में उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान दिया। यानी कि देखिए, जब आप शासन स्थापित कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है शासन को कितने लंबे समय तक चलाते हैं, बात यह है। तो जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन ये चाहता था कि वो अपने शासन को यहाँ पर लंबे समय तक चलाए भारत में, क्योंकि भारत उनके लिए एक ऐसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी जो निरंतर उन्हें सोना प्रदान करती ही रहती। तो ऐसे में उन्होंने औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने का प्रयत्न किया।
जिसके लिए उन्होंने पता है क्या करा? क्योंकि जब आप किसी को गुलाम बनाते हो, तो उसके समर्थन की भी आपको ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर उसका समर्थन नहीं होगा, तो होगा क्या? विद्रोह। तो विद्रोह की भावना से बचने के लिए भारतीयों का समर्थन होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने पता है क्या सोचा? इसके लिए अंग्रेज़ों ने सोचा एजुकेशन, कि भारतीयों को एजुकेशन दी जाए और भारतीयों के बीच में से एक मिडिल क्लास को तैयार किया जाए जो हमारे लिए कार्य करे। यानी कि अंग्रेज़ जो हमें एजुकेशन दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे कि हम लोग शिक्षा लेकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वो तो हमें एजुकेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि ना हम एक नौकरशाह बनकर उनके लिए वर्क करें। दूसरी बात उन्होंने पता है क्या करी? उन्होंने ज़मींदारों को अपने अधीन कर लिया, ज़मींदारों को अपने कंट्रोल में कर लिया, ताकि भारत में क्योंकि शासन व्यवस्था थी वो ज़मींदार चलाते थे। राजा ज़मींदारों के माध्यम से ही जनता पर कंट्रोल रखता था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को ना फ्री फंड में ऐसे लोग मिल गए जो अपने ही लोगों का शोषण करके उनकी झोली भरते। तो भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने 2 चालें चली। एक हमारे यहाँ के जो बड़े-बड़े लोग थे उन्हें एजुकेशन देनी शुरू कर दी। दूसरी बात ताकि वो उनके लिए वर्क करें। दूसरी बात ये थी कि जो भारत के बड़े-बड़े ज़मींदार थे उन्हें अपने पक्ष में कर लिया ताकि भारत में शासन करने में वो अपनी भूमिका अदा कर सकें। अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिस्टम को जिस टाइप से बनाया, शिक्षा प्रणाली इस टाइप से बनाई ताकि वो अपनी संस्कृति का दबदबा स्थापित कर सके। देखो भाई, किताबें बहुत बड़ी चीज़ हैं। आपको बचपन से जो चीज़ें पढ़ा दी जाएँ, आप उसी चीज़ों को ना अपनी मानसिकता बना लोगे। तो अंग्रेज़ों ने ना एक किताबों का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें वो अपने कल्चर को पढ़ा सकें, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकें, भारतीय संस्कृति को निम्न स्तर पर दिखा दें और वो ये साबित कर दें कि अंग्रेज़ बने ही शासन करने के लिए हैं और भारतीय बने ही शासित होने के लिए हैं। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम सेट हुआ। अंग्रेज़ों ने इसके लिए क्या करा? 3 कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने पूरे देश को एक प्रशासनिक इकाई इकाई के तहत गठित किया। देखो मुद्दा ये था, भारत विभिन्न रियासतों में बँटा हुआ था, अलग-अलग राजा छोटे-छोटे क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे और आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने जो सेंट्रलाइज़ेशन की नींव रखी वो अंग्रेज़ों ने रखी, ताकि पूरे के पूरे भारत को उन्होंने एकजुट किया ताकि वो एक तरफ से शासन व्यवस्था चला सकें। दूसरी ओर शिक्षा की एक अंग्रेजी प्रणाली शुरू करी। तीसरी बात उन्होंने क्या करा, जितने भी मानव विज्ञानी थे, जितने भी पुरातात्विक थे, उनके द्वारा जो रिसर्च हो रही थी उस रिसर्च में ये दिखाया जा रहा था, उन शोधों में ये दिखाया जा रहा था कि जो भारत है इसकी संस्कृति कमज़ोर है, इसकी संस्कृति हीन है, जबकि जो अंग्रेजी संस्कृति है वो उच्च है। तो ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में भारत में एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ और यहीं से शुरू हुआ भारतीय राजनीतिक चिंतन। क्योंकि ये जो शिक्षित वर्ग पढ़कर आया, इसने ये नहीं सोचा कि भारत की संस्कृति हीन है, इसने ये सोचा कि भारत की संस्कृति को कैसे सुधारा जाए। तो जो पश्चिम के विचारक रहे हैं और जो भारत के विचारक रहे हैं उनमें यही अंतर रहा है। पश्चिम के विचारक पूरी तरीके से चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और जो भारतीय विचारक हैं वो चेंज नहीं करना चाहते। वो पता है क्या करना चाहते हैं? सुधार करना चाहते हैं। क्योंकि वो ये चाहते थे कि भारत के लोगों को भारतीयता पर गर्व होना चाहिए। लेकिन आज की जो भारतीय पीढ़ी है, जो बिना पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ये भारतीय होने पे गर्व नहीं करती। ये ना चेहरे से तो बोलती है, मुँह से तो ये बोलती है कि भारत माता की जय, लेकिन इसके जो तौर तरीके हैं वो भारतीय है ही नहीं। तो इसलिए भाई पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक नाम है एमपी सिंह। एमपी सिंह के अनुसार भारत में आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए कुछ चीज़ें जिम्मेदार रही हैं। यानी कि एमपी सिंह ने ये बताया कि भारत में जो ये मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी शुरू हुई, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जो शुरू हुआ, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर का जिम्मेदार थे। उनमें से चीज़ें ये थी कि यार अंग्रेज़ों के हम गुलाम नहीं बने होते, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन नहीं किया होता, तो शायद ना हमारे यहाँ भारतीय राजनीतिक चिंतन का कभी उद्भव हो ही नहीं पाता। तो पहला कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। ऐसा किसका मानना है? एमपी सिंह का। दूसरी बात है भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, यानी कि अंग्रेज जो भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण वो था। तीसरी थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो हमारा देश विभिन्नताओं में बटा हुआ था, तो एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, देश को देश कैसे बनाया जाए, राज्य का गठन कैसे किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश सोच रहे हैं, यही उनकी सोच, यही उनके वर्क हमारे लिए वरदान साबित होंगे। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत का जो एक लंबा संघर्ष था, इस संघर्ष ने भी देश को एकजुट कहीं ना कहीं किया। चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, हर तरफ क्या है, बदलाव आए। तो आधुनिक भारतीय राजनीति का जो विचार है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। तो एक तरफ तो भारतीय राजनीतिक चिंतकों का उदय हो रहा है और दूसरी तरफ भारत में रहने से आ रहा है, भारत में पुनर्जागरण आ रहा है। पुनर्जागरण का अर्थ ये होता है कि प्राचीन जो परंपराएं, ऐसी परंपराएं हैं जो समाज में अवरोध उत्पन्न करती हैं। देखो कुछ लोग ये कहते हैं पुनर्जागरण का मतलब ये है कि पुरानी परंपराओं के बदले नई परंपराएं। मूर्ख हैं वो लोग। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं ना, उन परंपराओं में जो दूषित परंपराएं सिर्फ उन्हें हटा देना और ज्ञान विज्ञान और तर्क के आधार पर एक नए समाज का निर्माण करना। अंधविश्वास और जो ऐसी परंपराएं जो मानवता के खिलाफ है, उन परंपराओं को हटा दो।
एक लॉजिकल वे में सोसाइटी की स्थापना करो, ये होता है पुनर्जागरण का मतलब। तो भारत के जो पुनर्जागृत वाले लोग थे वो ऐसे थे, और भारत के पुनर्जागरण की शुरुआत होती है बंगाल से, यानी कि भारत के पूर्व से, और पूर्व से तो सूरज उगता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर बंगाल से उदय हो रहा है। हालांकि बंगाल में उदय क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, तो देखो, कलकत्ता उस समय ब्रिटिश शासन की राजधानी थी, और कलकत्ता का ब्रिटिश शासन की राजधानी थी तो सबसे पहले विकास कार्यक्रम कहाँ से शुरू होंगे, राजधानी से शुरू होंगे। दूसरी बात, जो बंगाल के लोग थे ना, इनके अंदर एक अलग टाइप की जिज्ञासा थी। शुरुआती स्कूल, शुरुआती कॉलेज, शुरुआती प्रेस सब कलकत्ता में शुरू हुए। तो यहाँ के लोग जो ऊर्जावान लोग थे, बड़े बड़े व्यापारिक लोग थे, जो बड़े बड़े कृषि के लोग थे, इन सबको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला। सीधी सी बात है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मशीनरी लगेंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी, वही क्षेत्र तो आगे बढ़ेगा। आज अगर बंगलुरु आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो वहीं हुआ है। तो शुरुआत में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी है, तो ऐसे में स्कूल वहीं खुलेंगे, कॉलेज वहीं खुलेंगे, प्रेस वहीं खुलेंगे, सबसे पहले बच्चे वहीं पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा वहीं मिलेगी, और वहीं से विदेश भेज दिया जाएगा। तो इसलिए बंगाल एक हब बन गया। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राजनीतिक चिंतन का उदय कहाँ से हुआ, तो वो बंगाल से उदय हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कलकत्ता ब्रिटिश शासन का पुराना केंद्र था, शुरुआती स्कूल, शुरुआती कॉलेज, शुरुआती प्रेस यहीं से शुरू हुए। इसके अलावा बंगाल अपने ऊर्जावान लोगों के लिए जाना ही जाता था, समृद्ध व्यापारिक लोग थे यहाँ पर, और ये सब बंगाल के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। इवन भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल से आता है, और कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस का नाम। भारतीयों के एक वर्ग में अब क्या हुआ, जब लोग एजुकेटेड होने लगे, लोग शिक्षित होने लगे, लोग वास्तव में पढ़कर पास होने लगे, तो भारत के एक वर्ग में बौद्धिक जागृति आई, बुद्धि की एक नई चेतना आई, जो उस समय भारतीय सोसाइटी की समस्याओं से प्रभावित थे। क्यों, जब आप पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि वास्तव में रियलिटी है क्या। तो भारतीयों के एक वर्ग जो था, जब इसलिए पढ़ा तो इसके अंदर चेतना आई, बुद्धि इसकी जागृत हुई, और इन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। तो एक बंदा होता है पढ़ लिख के नौकरी करता है, उसे मतलब नहीं होता सोसाइटी से, लेकिन इन लोगों को मतलब था। ये सांस्कृतिक पतन का दौर था। उसका रीजन ये था, हमारे लोग अंधविश्वासों में जा रहे थे, हर धर्मिता में फंस चुके थे, धर्म के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। और जो हमारे नेता थे, ये नेता ना इन मुद्दों को दूर करके भारत को एक जागरूक लोगों का देश बनाना चाहते थे। इसीलिए लोग पुनर्जागरण की आंधी में कूद गए। भारत में पुनर्जागरण का मतलब ये था कि पिछली परंपराओं को क्या करना, त्यागना, और प्राचीन परंपराओं में वापस जाना नहीं था, बल्कि पुरानी परंपराओं को लॉजिकल माध्यम से मजबूत बनाना था। तो जैसे कि पश्चिम में क्या था, तो अगर आपसे पूछा जाए पुनर्जागरण में पश्चिम और भारत में किस प्रकार से अंतर है, तो पश्चिम में पुनर्जागरण का मतलब है पिछली परंपराओं को त्याग दो और नई परंपराओं को आत्मसात कर लो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत का मतलब था पुरानी परंपराओं को लॉजिकल रूप से मानो। ये नहीं कि अपना धर्म बदल दो, अपनी संस्कृति बदल दो, नए धर्म को अपना लो, नई जाति को अपना लो, ऐसा नहीं था। जो आपके अंदर कमियां, उस कमियों को खत्म कर दो, संशोधन कर दो। ये नहीं चाहते थे कि अतीत वापस से अंधविश्वासों का युग आ जाए, ये चाहते थे अतीत वापस आए, संस्कृति वापस आए, लेकिन बौद्धिक रूप से हो। तो इसलिए इसे बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्खोज का दौर कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागृति भारतीय इतिहास के संदर्भ में थी। ये एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहती थी जो लॉजिकल वे में हो, जो तर्कों पर आधारित हो, भावनाओं के आधार पर नहीं हो। इन्होंने ये तर्क दिया कि भारत की प्राचीन परंपरा तो सहिष्णुता थी, लोगों के अंदर सहनशीलता थी, लोग धर्मनिरपेक्ष थे। हमारी परंपरा तो वसुधैव कुटुंबकम की थी, कि पूरा विश्व एक क्या है, परिवार है। भारत में प्राचीन और मध्यकाल में धर्मनिरपेक्षता के विचार थे। उपनिषदों में कहा गया है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इवन अकबर ने जो सुलह कुल की स्थापना करी, उसमें भी सभी के लिए शांति की बात की गई थी। तो ये विचार का प्रतीक है, जिसमें यह बताया जाता है कि भारत के अंदर पहले से ही सहनशीलता थी, भारत में पहले ही सहिष्णुता के विद्यमान थे, और यही चीज़ दोबारा से आनी चाहिए। क्यों आ रही है कट्टरता? बाल गंगाधर तिलक की बात कर लो, श्री अरबिंदो की बात कर लो, वीडी सावरकर की बात कर लो, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक, एम जी रेनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले इन प्रयासों का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था स्वराज भारतीय स्वतंत्रता को सामाजिक सुधार से पहले आना चाहिए। यानी कि जो भारत के राजनीतिक विचारक थे, ये दो भागों में बढ़ गए। एक भाग ये चाहता है कि सबसे पहले ना हमें लिबर्टी हासिल करनी चाहिए, हमें ना स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिए, हमें फ्रीडम हासिल करनी चाहिए, हमें आज़ादी हासिल करनी चाहिए, स्वराज होना चाहिए, अपने लोगों का शासन होना चाहिए। जबकि हमारे नेताओं में से एक वर्ग ऐसा हो गया जो पता है क्या चाहता था, कि ना सबसे पहले सोसाइटी में सुधार होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए, लोगों के अंदर बौद्धिक जागरूकता आनी चाहिए, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, राजनीतिक रूप से लोगों को एकजुट करना चाहिए, तब हमें आज़ादी की बात करनी चाहिए। तो यानी कि हमारे नेता कितने भागों में बढ़ गए? दो। एक भाग क्या कह रहा है कि समाज सुधार करना चाहिए पहले, आज़ादी नहीं। दूसरे वो लोग कह रहे हैं नहीं, पहले हमें स्वराज चाहिए, सामाजिक सुधार तो हम बाद में भी कर लेंगे। आगे मुद्दा ये उठा कि पश्चिम में जो आधुनिकता की भावना थी,
वो थोड़ी-सी ना नेगेटिव थी। एक और तो पता है ये पश्चिम के देश क्या कह रहे हैं, आज जिन्हें आप बहुत ज़्यादा बहुत बड़े मान लेते हो, आप क्योंकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, हमें कल्चर के बारे में नहीं पता। ये पश्चिम के देश पता है क्या कहते थे? आधुनिकता का मतलब होता है सोनता। आज ही आप देख लो आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब यही तो है कि धर्म का आपके ऊपर बंधन ना हो, किसी का बंधन ना हो, आप अपने तरीके से जीवन जी सकें। तो आधुनिकता का मतलब क्या होता है? मॉडर्न होने का मतलब क्या होता है? कि आपका विचार जैसे आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, आपका जैसा मन कर रहा है वैसे कपड़े पहने, आपका जैसा मन कर रहा है वैसा खाएँ। तो जब आधुनिकता का मतलब सोनता होता है तो ये पश्चिमी देश फिर दूसरे देशों को गुलाम क्यों बना रहे थे? तो एक तरफ से ढोंग रच रहे थे। तो वास्तव में अगर हमें ना एजुकेशन का लेवल पता चल जाए तो मुद्दा ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। बौद्धिक जब लहर आती है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर है क्या। तो पश्चिम में आधुनिकता की जो भावना थी, इसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। अपने मन से नहीं बोल रहा, किताबें बोल रही हैं, आप पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास किताबें नहीं हैं। तो पश्चिम में जो आधुनिकता की भावना थी ना, इसमें एक अंतर्विरोध था। क्योंकि आधुनिकता का मतलब था सबकी स्वतंत्रता, जबकि उपनिवेशवाद एक ऐसा विचार है जो अधीनता को बढ़ावा देता है, जो गुलामी को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में कौन से आधुनिक हैं ये देश कि एक तरफ अपनी आधुनिकता की बात करते हैं और दूसरे देशों को गुलाम बनाते हैं? तो ये चीज़ जो ये आधुनिकता थी, ये स्वतंत्रता के खिलाफ थी। इस बात पर प्रकाश भी डाला गया है कि भारत का आधुनिकीकरण तो अंग्रेज कभी चाहते नहीं थे। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, एजुकेशन देकर वो भारत को मॉडर्न बनाना चाहते थे, तो उन्होंने भारत को कभी मॉडर्न बनाना चाहा नहीं। क्योंकि वो भारत को ना इस प्रकार से वेस्टर्नाइजेशन करना चाहते थे, इस प्रकार से उसका पश्चिमीकरण करना चाहते थे, ताकि बस हमारे यहाँ के लोग ना उनके लिए काम आ सकें, उनके नौकर बन सकें, उनकी संस्कृति के बारे में जान सकें, और अपनी संस्कृति पर हम लोग क्या करें, बदकिस्मती का ठप्पा ठोक दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपनी सभ्यताओं में यूरोपीय लोगों की नस्लीय श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया। उन्होंने तो पता ये कह दिया, वाइट मैन्स बर्डन, यानी कि गोरे लोगों को काले लोगों के मामले में प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि गैर श्वेत लोग निम्न सभ्यता के लोग हैं, इन्हें शासन करने का अधिकार नहीं है। तो आगे चलकर गांधी जैसे विचारकों ने न सिर्फ ये सिखाया कि भारतीयों को भारतीय परंपराओं पर गर्व करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना भी करी। वीपीएससी 141 में हमने जो गांधी वाली किताब थी, उसमें गांधी जी के विचारों को बहुत डीपली पढ़ा भी था। एमपी सिंह, जो कि एक लेखक रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि भारत में जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार रहे हैं, उनका विकास 7 चरणों में हुआ है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ प्रतिक्रिया करते थे, यानी कि एक्शन के बदले रिएक्शन देते थे। जिस तरीके से 1857 का विद्रोह हुआ, कि अंग्रेज जैसे जैसे बहुत ज़्यादा क्या हो गए, लालची हो गए, अत्याचारी हो गए, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम था 1857 का विद्रोह हुआ। कुछ लोग समाज सुधारवादी थे, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। कांग्रेस के जो नरम दल के लोग थे। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे थे जो पुनरुत्थानवादी थे, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ये प्राचीन परंपराओं को दोबारा से जीवित करना चाहते थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, देवबंद स्कूल की स्थापना करी, और ये कांग्रेस के बहुत चरमपंथी नेता भी थे। इसके अलावा भगत सिंह की बात की जाए, इन्होंने हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना करी, और ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। सुभाष जी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी। इसके अलावा गांधी, नेहरू और कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एम एन रॉय जैसे जो नेता थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता शामिल थे। ये सब परिवर्तनकारी थे, परिवर्तन चाहते थे। सी राजगोपालाचारी जैसे लोग जो थे, वो पूंजीवादी जैसे मुक्त उद्यमियों को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस प्रकार से 60 अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, भारतीयों को आगे बढ़ाना, जो कि इस किताब में अगले चैप्टर में चर्चा भी की जाएगी। यहाँ से पहला प्रश्न ये बनता है कि पश्चिमी आधुनिकता और उपनिवेशवाद के बीच में अंतर्विरोध बताइए। तो जो वहाँ पे मैंने बात चीज़ें बताई थी, वो आप जाकर सुन लीजिए और चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब तक चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति किस तरीके से हो रही है, जिसमें हमने उन सिचुएशंस को समझा जो उपनिवेशवाद के देन थी, और उसी के परिणाम था भारत में राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति हुई है। आगे चैप्टर में भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। तो जब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं की बात करते हैं, तो हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक सामान्य विशेषताएं और एक वैचारिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर वैचारिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस भी बनते हैं। तो जब हम सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो इन्हें भी 4 भागों में बांटा गया है। पहली व्यवहारिक, दूसरा पूर्व ब्रिटिश, तीसरा भारत की विविधता, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अब ये क्या है, ये हम समझने जा रहे हैं। आशा है लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो देखिए, सबसे पहला है व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य। तो देखो, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, सोचने का तरीका। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की सबसे पहली विशेषता यही है कि हमारे यहाँ के लोगों की सोच जो थी वो व्यवहारिक थी।
जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, ये ना अपने पश्चिम जो विचारक थे उनकी तरह राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। यानी कि जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे, बीपीएससी 111 है शायद सब्जेक्ट कोड, जब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको वेस्टर्न फिलॉसफी, तब आपको पता चलेगा कि चाहे आप हैगल के विचार पढ़ लो, टीएच ग्रीन के विचार पढ़ लो, जॉन लॉक के विचार पढ़ लो, ये सब ना राजनीतिक दार्शनिक थे। लेकिन भारत के जो राजनीतिक लोग थे, ये ना उनकी तरह फिलोसफर्स नहीं थे। ये तो समाज में ना सक्रियता को बढ़ावा देना चाहते थे। समाज में जो लोग डिएक्टिव पर्सन की तरह रहते हैं, उनके अंदर ना एक्टिवनेस लाना चाहते थे ये लोग। तो ये मात्रा में सामाजिक और राजनीतिक सक्रियतावादी अधिक थे। इन्होंने कई बार अंग्रेजों से बातचीत के माध्यम से, समाज में बातचीत के माध्यम से समाज को सुधारने की वकालत करी। इसी वजह से इस अवधि में ना कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए। जैसे प्राचीन काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया, फतवाए जहांदारी लिखा गया जियाउद्दीन बनी द्वारा। तो ऐसे में इस काल में ना इस प्रकार की किताबें नहीं लिखी गई, क्योंकि ये ना संवाद पर आधारित थे, बातचीत पर आधारित थे, कानूनों के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन की पहली विशेषता बात की जाए, तो ये राजनीतिक रूप से नहीं थी, बल्कि ये व्यवहारिक रूप से थी। जबकि पश्चिम में राजनीतिक सरोकार बढ़ रहे थे, जबकि भारत में सोशल वर्कर्स बढ़ रहे थे। क्योंकि भारत में सामाजिक समस्याएं थी। इन लोगों ने समझ लिया कि ना दिक्कत यह है कि समाज में ना चेतना का अभाव है, तो सबसे पहले समाज को अवेयर करो, उसके बाद तो देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। और बात सही भी है। दूसरी विशेषता ये थी कि पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक विचारों से जुड़ाव। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार जितने भी थे, ये सब ना ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन से पहले के विचारों से भी जुड़ना चाहते थे। क्योंकि भारत की जो पहले की संस्कृति थी वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण थी। तो ऐसे में इन लोगों ने पता क्या करा, इन लोगों ने देखा कि प्राचीन सभ्यता का विनाश हुआ आक्रमणकारियों की वजह से, जिसकी वजह से भारत की क्षमता कहीं ना कहीं कम हुई है। तो ये ना ब्रिटिश राजनीतिक विचार के पढ़कर ये लोग प्रभावित नहीं हुए थे, बल्कि ब्रिटिश के आने से पहले भारत के विचार कैसे थे, इन सबको पढ़कर इन्होंने भारत को जानने की कोशिश करी। तीसरी विशेषता इनकी ये थी कि इन्होंने ये देखा कि भारत तो विविधता का प्रतिबिंब है। यानी कि भारत में देखा जाए तो भारत के जो लोग हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न विचारकों से प्रभावित हैं ये। यहाँ पर जाति भाषा के आधार पर उस प्रकार से अंतर है जैसे जगह जगह पानी का अंतर पाया जाता हो। तो इसलिए इन्होंने अपने विचार अपने माध्यम, अपने अनुभव से व्यक्त किए। उनका ये मानना था कि और देशों की बात की जाए और भारत की बात की जाए तो और देशों के विचार कभी भारत पर लागू हो ही नहीं सकते, क्योंकि और जो देश हैं वो एक जैसे सोसाइटी के हैं, लेकिन भारत में हर जगह अलग अलग सोसाइटी हैं। तो भारत की जो पुरानी सभ्यता थी, उस सभ्यता के वापस लाकर विदेशी शासकों को हमें यहाँ से हटाना होगा, यही इनका प्रमुख कार्य था। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी भारतीय राजनीतिक चिंतन पर पड़ता है। जैसे 1905 में जापान रूस को हरा देता है। तो जब जापान रूस को हरा देता है तो पता है हमारे लोगों में क्या मोटिवेशन से आती है, हमारे लोगों में मोटिवेशन आती है कि एशिया का एक देश रूस जैसे बड़े देश को हरा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं, और उस समय भी अंतर्राष्ट्र में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। यूरोप में राष्ट्रवाद आ रहा था, बिस्मार्क का उदय हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, इटली का एकीकरण हो रहा था। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी, नेहरू जी, सावरकर जैसे जो लोग थे, ये मैजनी के विचारों से प्रभावित हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने भारतीय लोगों को इस ओर प्रेरित किया कि एशियाई लोगों का भी आत्मसम्मान है और ये भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सब झूठी बातें कि ब्रिटिश को केवल और केवल शासन करने के लिए बनाया गया है। 1920 में आयरलैंड में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में होम रूल लीग आंदोलन चला। होम रूल लीग के माध्यम से हम ये चाहते थे कि अपना स्वशासन हो, जिसके माध्यम से हम ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना चाहते थे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में सामान्य विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो था वो व्यवहारवादी था। इनका जुड़ाव ब्रिटिश पूर्व सभ्यता से था। ये भारत को विविधता का प्रतिबिंब मानते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो चीज़ें सीखी वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही थी, उनसे सीखी। अब हम बात कर रहे हैं वैचारिक विशेषताओं की। लेक्चर देखिए इस वाली किताब के सारे बड़े बड़े होंगे, क्योंकि जब हम विचारों की दुनिया में जाते हैं ना, तो अपने आप विचार बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। और विचारों की दुनिया में जाने का मतलब है उसमें खो जाना, नए नए शब्दों में चले जाना, नई नई थॉट्स में चले जाना। तो इस किताब के ना सारे लेक्चर देखो लेंथी होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा इन्हें दो भागों में बनाऊँ, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये हम एक ही भाग में कंप्लीट करेंगे। तो जब हम वैचारिक विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विचारधारा आती है उदारवादी। देखो उदारवाद का मतलब ये है कि हम पर नियंत्रण कम से कम हो और हम स्वतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो भारत में जितने भी उदारवादी थे ये जॉन स्टुअर्ट मिल से सबसे ज़्यादा वो थे, प्रेरित थे। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल को ये माना जाता है भैया कि इस बंदे ने जो उदारवाद के बारे में जो विचार दिए, इन्होंने जो मनुष्य की समानता के बारे में विचार दिए हैं, ऐसे विचार शायद किसी और फिलोसफर ने नहीं दिए। तो भारत में अगर उदारवादी की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडे, दादा भाई नौरोजी,
इसके अलावा एस एन बनर्जी, सैयद अहमद खान। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये सब उदारवादी सुधारक हैं। एक विचार के रूप में जो उदारवादी व्यक्ति होता है, ये राजनीति के माध्यम से, समाज के माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत में समाज या समुदाय को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए और व्यक्ति इसके अधीन होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सोसाइटी को बढ़ावा देंगे, कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे और व्यक्ति को उसके नीचे की इकाई मानेंगे। तो देखो, उदारवाद ना मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करता है। जो व्यक्ति की बात करता है वो होते हैं समाजवादी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उदारवादियों ने कहा भारत एक महान सभ्यता है और भारत की महान सभ्यता का जो पतन हुआ है उस पतन से सीखने की हमें ज़रूरत है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सामाजिक सुधार की। उसका रीज़न ये है कि भारतीयों का पतन जो हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि भारतीयों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, वो धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए थे। उदारवादी जो लोग थे ब्रिटिश शासन के समर्थक थे क्योंकि इनका मानना ये था कि भारत में सुधार बिना ब्रिटिश शासन के आ ही नहीं सकता। वो रूल और रेगुलेशन के माध्यम से लोगों के अंदर सुधार लाना चाहते थे। जैसा कि राजा राम मोहन राय की बात कर लें, वो सोसाइटी में सुधार चाहते हैं। उन्होंने जो सती प्रथा का कानून बनवाया वो ब्रिटिश शासन काल के मद्देनजर बनाया। तो जो देखो उदारवादी लोग होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक तो होंगे, लेकिन ये ना सामाजिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता चाहेंगे। और ये पता है क्या कहेंगे, ये कहेंगे ब्रिटिश शासन ठीक है क्योंकि ये एजुकेशन दे रहा है, ये लोगों में अवेयर लेकर आ रहा है, इसके साथ साथ ये लोगों के जीवन को सुधारने लायक है। तो ऐसे में जो उदारवादी विचार हैं ये भारत में बंगाल के भद्रलोक, मद्रास के ब्राह्मण, बम्बई के प्रभु और ब्राह्मण जैसे पारंपरिक अभिजात वर्ग में शुरू हो चुके थे। इन्होंने धार्मिक कठोरता और हर धर्मिकता के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इसी टाइप के ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी थे। ये भी ऐसे उदारवाद के विचार से प्रभावित थे जहाँ सारे पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र और समान पैदा हुए हों। तो ऐसे में जिस समाज में सारे महिलाएं और पुरुष समान पैदा होते हैं तो उसमें सामाजिक विभाजन क्यों हो? किसी एक वर्ग को सिर्फ इसलिए सारे अधिकार क्यों दे दिए जाएं कि वो एक विशेष जाति में जन्मा है या फिर वो एक विशेष पुरुष है? इसी प्रकार से सैयद अहमद खान एक मुसलमान सुधारक थे जो ये चाहते थे कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिले ताकि मुसलमानों की स्थिति भी सुधरे, क्योंकि बिना एजुकेशन के ना किसी की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। तो अगर मैं उदारवादी सुधारकों की बात करूँ तो इसमें कौन कौन है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रेनाडे, दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय। और ये सब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ब्रिटिश शासन बना रहे, ब्रिटिश शासन की मदद से लोगों के अंदर सुधार लाया जाए, क्योंकि भारत का जो पतन हुआ उसका कारण ये था कि भारत के लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि मुगल काल के दौरान चीज़ें क्या चल रही हैं? मुगल काल के दौरान ये चीज़ें चल रही हैं, भाई अनारकली नाच रही है, राजा उसे देख रहा है, उसे जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ही नहीं हो रही, मंदिर मस्जिद हो रहे हैं, मंदिर को तोड़वा के मस्जिदें बनवाई जा रही हैं, मस्जिदों को तोड़वा के मंदिर बनवाए जा रहे हैं, बस यही तो चल रहा है। और आज भी पॉलिटिक्स कुछ इसी टाइप से चल रही है। तो एजुकेशन पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से भारत पतन की ओर गया था और इन विचारकों ने यही सोचा और ये सारे उदारवादी विचारक थे। हालांकि आप इनके विरोध में भी जा सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता का प्रयास नहीं किया। अब आते हैं रूढ़िवादी विशेषता। देखो, रूढ़िवाद का मतलब ये है, ये लोग ये चाहेंगे कि परिवर्तन हो लेकिन उतनी तेज गति से ना हो। इनका ये मानना था कि प्राचीन विचार हमेशा बने रहने चाहिए। ये अपनी आंखों के सामने ना बिल्कुल अपने विचारों को खत्म होते देखना ही नहीं चाहते। तो उदारवादी विचारकों की बात की जाएगी और रूढ़िवादी विचारकों की बात की जाएगी तो इनकी छवि कैसी होगी कि ये प्राचीन सभ्यता में वापस लौटना चाहेंगे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा को फॉलो किया है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। इनका ये मानना था कि जो लोग गलती से धर्म के रास्ते से भटक गए इन्हें वापस आ जाना चाहिए, इन्हें वापस से यज्ञों की परंपरा में लौट जाना चाहिए जिस प्रकार से प्राचीन भारत में आर्य रहते थे। इसी प्रकार से कुछ हद तक लाला लाजपत राय भी ऐसी थे जो वैदिक सभ्यता का पुनरुद्धार चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो, विपिन चंद्र पॉल ने लोगों की स्वतंत्रता को अपरिहार्यता पर जोर दिया कि लोगों की ना स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए और साथ साथ पुराने राष्ट्र की परिकल्पना में इन्होंने ये बात करी। स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना करी। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था राजा राम मोहन राय जो है ना ये उदारवादी बंदा है और ये ब्रह्म समाज के माध्यम से जो हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है, ये हिंदुओं में जो सुधार के माध्यम से हिंदुओं के क्या कर रहा है, पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए इन्होंने विरोध किया क्योंकि इनका मानना था जो हिंदू सभ्यता है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसे वापस से उसी ओर चला जाना चाहिए जैसे वो पहले से थी। तो रूढ़िवादी कैसे हैं? ये लोग ये चाहते हैं पहले जैसी परंपरा वापस आ जाए। वीडी सावरकर की बात करें तो सावरकर भी कुछ इसी टाइप से थे। उन्होंने एक तर्क दिया कि हिंदू धर्म के भीतर जो तर्कहीन व्यवस्था है उसे खत्म कर दो, अवांछित प्रथाएं खत्म कर दो, रीति रिवाजों को खत्म कर दो, हर वो चीज़ को खत्म कर दो जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृति को खत्म कर दो, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। मानवतावादी विचारधारा ये कहती है कि कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई धर्म नहीं होनी चाहिए, ह्यूमनिटी होनी चाहिए।
कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। और मैं भी इस विचारधारा से प्रेरित हूँ कि मेरा ये मानना है कि मानवतावादी विचारधारा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मानवतावादी ये तर्क देते हैं कि व्यक्ति की अपनी बुद्धि होती है, अपनी समझ होती है, और इसमें ये विश्वास होता है कि हर एक व्यक्ति व्यक्ति के लिए कार्य करे और लॉजिकल चीज़ें हों। जब हम मनुष्य तर्क संगतता के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है, तभी उसे अपने बारे में पता चल पाता है। तो अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो अपनी बुद्धि और समझ से पूछिए, हु एम आई, कि आप कौन हैं। तो जब आप अपने आप से रोज शाम को ये पूछेंगे ना, आप कौन हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर जब आपका मन देगा, तब आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। क्यों आखिर एक व्यक्ति का हाथ दूसरे व्यक्ति पर उठ जाता है। जब आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा ना, जब पता चलेगा कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर हाथ उठना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो किसी माँ का बेटा है, उसे भी तो चोट लग सकती है। तो एक जो ह्यूमन है, ह्यूमनिटी की जब वो बात करेगा, तो ह्यूमनिटी की बात करते वक्त ना उसके अंदर दया होगी, करुणा होगी, भाव होंगे, और वो पूरे विश्व में ना राजनीति नहीं बल्कि मानवतावादी चाहेगा। वो ये कहेगा जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इन सब ने लोगों का शोषण ही तो किया है, ये तो समाज को बांटते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता के माध्यम से मानवतावाद को बढ़ावा देना चाहते थे, उन्होंने वेदांत का दर्शन दिया। ऐसे ही एक और थे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो पता है क्या कहा, कि राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद जो होता है ना, वो पता है लोगों को बांट देता है। राष्ट्रवाद के माध्यम से एक देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक की जान लेना चाहता है, और ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरे देश का सैनिक भी तो किसी माँ का बेटा है। तो ऐसे में मानवतावादी कुल मिलाकर ये कहते हैं, एक मनुष्य होने के नाते मनुष्यता ही सबसे बड़ी धर्म होनी चाहिए। बाकी सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषाओं, सभी सरहदों को मिटा दो, उन सभी विचारधाराओं को खत्म कर दो जो मानवता के खिलाफ हो। और बात बिल्कुल सही है। और मानवता तीन स्तंभों पर टिकी हुई है। एक, तर्क संगतता होनी चाहिए, यानी कि लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए। लोगों के अंदर एथिक्स होनी चाहिए, और लोगों के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथी जो विचारधारा थी, ये सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। यानी कि पहली विचारधारा कौन सी है, रूढ़िवादी है। पहली विचारधारा उदारवादी है, दूसरी रूढ़िवादी है, तीसरी मानवतावादी, और चौथी जाति व्यवस्था। तो जब हम जाति व्यवस्था के आलोचकों की बात करेंगे, तो इसमें नाम आएगा महात्मा गांधी का, ज्योतिबा फूले का, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, ईवी रामास्वामी नायकर का, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े नाम थे जो दलित वर्गों के प्रमुख प्रतिनिधि थे। इनका मानना यह था कि समाज में जातिवाद की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, और जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है उसे समाप्त कर देना चाहिए, जाति के बंधनों को खोल देना चाहिए, और सभी लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने देने का अधिकार मिलना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर जो ज्योतिबा फुले के विचार थे वो यही थे कि जनता और किसानों के हितों को निर्देशित करते थे। उनकी मान्यता थी कि सामंती राजाओं ब्राह्मणों ने इनका शोषण किया है। इसी प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा कि लोकतंत्र के माध्यम से और कानून के माध्यम से लोगों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, और जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। हालांकि भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में विवाद भी थे। गांधी जी ये चाहते थे कि समाज को ना क्रमवार तरीके से, यानी कि एक ऑर्डर में सुधार करना चाहिए, और अम्बेडकर ये कहते थे नहीं, हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें जाति व्यवस्था ही खत्म कर देनी चाहिए। तो गांधी जी ये चाहते थे कि जाति व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ना दलितों को हरिजन का नाम दिया। अब हम बात करते हैं समाजवादी विचारधारा की। तो समाजवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो ये कह रही है, ये मार्क्सवाद से प्रेरित विचारधारा है। इसका ये मानना है कि पूंजीपति जो होते हैं ये समाज का शोषण करते हैं, ऐसे में निर्धन वर्ग के हाथ में सत्ता आ जानी चाहिए। ये विचार रूसी क्रांति के बाद में हुआ, जब रूस में मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई 1917 के बाद। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी थे, ये सब समाजवाद से बहुत गहरे तौर से जुड़े हुए थे। इवन भगत सिंह की जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी थी, वो तो समाजवाद की स्थापना ही करना चाहती थी। आगे चलकर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जो कि कलकत्ता, बम्बई और पंजाब में अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाती है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वामपंथी विचारधारा आगे बढ़ती है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण होंगे। आगे चलकर राम मनोहर लोहिया भी अपने विचार देंगे। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो भी थोड़ी सी समाजवादी थी। इसके साथ साथ समाजवादी चिंतन के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो समाजवादी विचारधारा कुल मिलाकर निर्धनता को खत्म करने की बात कर रही है, समाज में सत्ता के बंटवारे की बात कर रही है। समाज में सत्ता सबको प्राप्त होनी चाहिए, सत्ता पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत का जो समाजवाद था वो बाहर के समाजवाद से अलग था, क्योंकि बाहर का समाजवाद निरंकुश था, लेकिन भारत का समाजवाद था वो किसानों और दलितों की रक्षा करने के लिए बना था। एक और विचारधारा चल रही थी भारतीय राजनीतिक चिंतन में, वो विचारधारा थी पुरुष महिला के समानता की, यानी कि नारीवादी विचारधारा। ये विचारधारा ये कहती थी कि समाज के आधे हिस्से को सिर्फ इसलिए अधिकार ना मिलें कि वो दूसरे लिंग के हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भारत में सावित्री बाई फूले का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने भारतीय महिला की शिक्षा के लिए अपनी भूमिका अदा करी। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। गांधी जी भी महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। आगे इस्लामिक विचारधारा से जो प्रेरित लोग थे,
तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उत्तर भारत और बंगाल में मुस्लिम अभिजात्य वर्ग के शासन के अंत को चिन्हित किया। यानी कि जब अंग्रेजी शासन आया तो मुगल काल खत्म हो गया, मुगल काल खत्म हुआ तो इस्लामिक शासन खत्म हो गया, इस्लामिक शासन खत्म हुआ तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि इस्लामिक शासन क्यों खत्म हुआ। तो इस्लामिक शासन इसलिए खत्म हुआ क्योंकि इस्लामिक लोग जो थे उस समय के अवेयर नहीं थे। उन्होंने शिक्षा जैसी संस्थाओं पर जोर नहीं दिया, धर्म की कट्टरता पर बल दिया, धार्मिक शिक्षाओं पर बल दिया। और धार्मिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान से परे होती है। और यही विचार दिए सर सैयद अहमद खान ने, जो कि मुस्लिम समाज में एक उदारवादी सुधार थे। इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी करी। इनका ये मानना था कि फिलॉसफी के माध्यम से, दार्शनिक तत्वों के माध्यम से लोगों को सुधार दिया जाए, उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जाए, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा सीखी जाए। क्योंकि उनका मानना था हिंदू इसलिए ही आगे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को आत्मसात किया है, और इस्लामिक लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को आत्मसात नहीं किया है। आगे चलकर एक और नाम आता है इकबाल का। इकबाल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्ष दिया। हालांकि इकबाल को ये माना जाता है कि भारतीय विभाजन के बीज इकबाल ने ही बोए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ना धर्म के आधार पर पुनर्गठन करना चाहते थे देश का, धर्म के आधार पर विभाजन नहीं चाहते थे। इसी प्रकार से गांधी और नेहरू के राजनीतिक विचार की अलग विशेषता चल रही थी। गांधी जी जहां सत्य अहिंसा की विचारधारा पे थे, ग्राम स्वराज की बल की बात करते थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे, हर की बात करते थे, नरमपंथियों की तरह वो विचारधारा पे अनुनय विनय की नीति नहीं चाहते थे। उन क्योंकि देखो भारत में दो विचारधारा थे, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी। नरमपंथी पता क्या कहते थे कि हम ना सरकार को पत्र लिखेंगे, सरकार के सामने धरने प्रदर्शन करेंगे तो सरकार हमारी बात मान लेगी और वो हमें अधिकार दे देगी। गर्मपंथी कहते थे कि सत्ता को तलवार के आगे झुका देना चाहिए और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना चाहिए। गांधी इन दोनों विचारधाराओं के खिलाफ थे। गांधी कहते थे नहीं, सत्याग्रह होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, इसके माध्यम से हम विरोधी के हृदय को भी जीत सकते हैं। तो ऐसे में विभिन्न विचारधाराएं समाज के विभिन्न तबकों का केंद्रीकरण कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, और इनमें से कुछ विचारधाराओं को सफलता भी हाथ लगी है, और इन्हीं सभी परंपराओं से मिलजुल कर भारत का निर्माण हुआ है। आई होप सो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि आज जो राजनीति चल रही है उसमें किन किन लोगों का योगदान हो सकता है, और ये जो विचारक हैं इनके विचार आज भी क्या हैं भारत में, उतने ही सजीव हैं जितने उस समय इन लोगों ने विचार दिए थे। इस पूरी किताब में हम इन्हीं लोगों के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे चैप्टर का सारांश दिया है जो कि हमें कुल मिलाकर पूरे चैप्टर को समराइज कर रहा है कि भारत में आधुनिक राजनीतिक विचारों का उदय जो हुआ वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की वजह से हुआ, भारतीय परंपराओं के आधुनिकीकरण की वजह से हुआ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की वजह से हुआ, राज्य निर्माण और आर्थिक विकास की वजह से हुआ। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय विविधता को दर्शाता है कि भारतीय लोगों में कितने ज्ञान के समूह थे, कितनी सारी विचारधाराएं थी, कितने सारे चिंतन थे, और अलग अलग लोग किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ावा देना चाहते थे। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आया तो आप करने के लिए सक्षम होंगे। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहीं अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।